इतनी गर्मी थी कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। मेरा माइंड फॉगी था। फॉगी माइंड का मतलब है कि ही वाज अनएबल टू थिंक क्लियरली वो सोच नहीं पा रहा था। ठीक है, आई वाज ऑन फायर। ऐसा लगता था कि जैसे मुझे आग लग गई हो, जैसे कि मैंने आग पकड़ ली हो। ठीक है, द इनसाइड ऑफ माई हेड फेल्ट ड्राइड अप। मुझे ऐसा लगा कि मैं प्यास की शिद्दत से मेरे बॉडी ऑर्गन्स भी बिल्कुल सूख चुके हैं और जो मेरे लंग्स थे, मेरे फेफड़े थे, वो जवाब दे चुके थे। देयर वर टाइम्स व्हेन आई ट्राइड टू मेक माई सेल्फ फेंट। और मुझे काफ़ी ऐसे टाइम्स आए कि मैंने कोशिश की कि मैं फेंट हो जाऊँ, मैं बेहोश हो जाऊँ या मैं सो जाऊँ, मैं किसी तरीके से इस सिचुएशन को गुजार लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वो प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। The outpost was discovered at last and contained a well full of cool water. They drank until they could drink no more. और फिर जो मैप के ऊपर, जो सहारा का मैप है, जो वाटर सोर्स उसने प्लेस किया था, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वो उस कुएं से ठंडा पानी पीते हैं और इतना पीते हैं जितना वो पी सकते थे। क्योंकि आपको मैंने बताया पीछे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो पानी पीते हैं और भरते भी हैं। They certainly needed it. The heat was incredible. In the shade of the mud house, the temperature reached 130 degrees Fahrenheit, while out on the sand, the thermometer registered 165 degrees Fahrenheit, which is nearly 30 degrees higher than the highest temperature of which officially recorded. इतनी शदीद गर्मी थी कि जो शेड्स होते हैं, मतलब साई के अंदर भी इतनी गर्मी थी कि हम एज पाकिस्तानी तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट लाइक कि अपने आप को बेक करना टू डेथ। ठीक है, और शेड्स के अलावा भी जो है गर्मी इतनी शदीद थी कि कोई चीज़ भी, जिसका मैंने पहले आपको रेफर किया है कि अगर पानी एक जगह पे पड़ा हो तो वो इतना उबल जाएगा कि उससे आप चाय बना सकते हैं। तो आप इस चीज़ से कंसिडर कर सकते हैं गर्मी कितनी शदीद थी। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं द जर्नी फ्रॉम एल्गोलिया टू इंसाला। एल्गोलिया से इंसाला जा रहे हैं। ठीक है, इंसाला, ठीक है, इट्स न्यू टाउन। ठीक है, was not without its excitement. It was made in a heavy truck carrying 10 tons of ammunition, driven by a particular able and experienced driver named Behemoth. His genius for finding his ways across the apparently trackless desert was a source of constant amazement to Christopher. अच्छा, अब क्लास हमें ये देखना है कि एल्गोलिया से सफ़र जो है वो कहाँ तक हो रहा है? इंसाला तक हो रहा है। ठीक है, अब इंसाला जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रास्ते में जिस ट्रक ड्राइवर के साथ उसने सफ़र किया वो बड़ा ही एक माहिर ट्रक ड्राइवर था और वो उसको अपनी कहानियाँ सुनाता है कि किस तरह से उसने अपना स्ट्रगल की है इस डेजर्ट के अंदर, किस तरह से उसने सर्वाइव किया इस डेजर्ट के अंदर, जो कि क्रिस्टोफर के लिए एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन साबित होती है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, शॉर्ट पैराग्राफ। During the next day, Christopher suffered some of the worst experiences. Behemoth assured him that it would be a good thing to mix a little wine with his water. Christopher was doubtful, but he risked it. अच्छा, Behemoth जो ड्राइवर था, रास्ते में वो एक जगह पे रुके तो Behemoth ने कहा कि ऐसा करते हैं कि पानी को शराब में मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने एक रिस्क ले लिया, उसने पानी के अंदर शराब मिक्स कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। The result was disastrous. During the heat of the day, they were lying in the shade of the truck, the two Arabians asleep, wanting something from the driver's cabin. He got up to get it. As he was climbing up, he was suddenly overcome by a strange sickness. His head started to pound, and he found himself shivering violently. He knew he was going to collapse, so he made a desperate effort to avoid the blazing sand. His fall, as he blackened out, fortunately woke the other two, and they dragged him completely into the shade. क्लास हम ये चीज़ देखते हैं इस पैराग्राफ के अंदर कि क्रिस्टोफर ऐसा नहीं चाह रहा होता कि पानी के अंदर शराब को मिक्स कर दिया जाए, लेकिन बहीमन उसको कहता है कि मिक्स कर दो। ठीक है, तो ये 3-4 लोग होते हैं ट्रक में। ठीक है, और जब जाहिर है उन्होंने शराब पी हुई होती है, उसके नशे में होते हैं, तो एक बंदा जो है वो शराब के नशे में ना क्लाइंब आउट करता है, मतलब जंप आउट करता है ट्रक से। ठीक है, तो जैसे ही वो जंप करता है, बाकी लोग सो रहे होते हैं, वो शेड के अंदर, ट्रक के शेड के अंदर सो रहे होते हैं। जैसे ही वो जंप आउट, वो नशे में होता है, उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, तो वो एकदम से फेंट होता है और गिर जाता है, वो सैंड के ऊपर गिर जाता है, मतलब शेड के अंदर वो नहीं रहता, वो एक उसके आउट ऑफ द शेड निकल जाता है। ठीक है, सैंड के ऊपर गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो गिरता जा रहा है, वो तो नशे में, उसको तो नहीं पता। और इसका मतलब ये है कि अगर वो सैंड पे गिरेगा और इवन 5 मिनट भी वो आ रहा था, दैट इज व्हाट इज गोना डाई, इज गोइंग टू ड्राई अप टू डेथ। ठीक है, तो जैसे ही वो गिर रहा होता है तो ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट ना, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो गिरता है तो बाकी लोग उठ जाते हैं, वो उसको उठा के जो है वो शेड पे ले जाते हैं। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है।
अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ देखें. फॉर एन आवर ही कुड नॉट स्पीक. His two companions took off their turbans and poured water on them, using them to rub his body gently in order to keep his temperature down. When he recovered his senses, they gave him as much water as he could drink. अच्छा अब होता ये है कि वो जो बंदा जो सैंड के ऊपर गिरता है, हॉट सैंड के ऊपर गिरता है, उसको जब वो रेस्क्यू कर लेते हैं तो वो बंदा जो है वो बिल्कुल मरने के करीब आ जाता है. फिर वो लोग करते क्या हैं, टर्बन से होते हैं जो आपकी पगड़ी होती है, ठीक है, वो पगड़ी उतारते हैं और पगड़ी को पानी के अंदर भिगोते हैं और उसके जिस्म के ऊपर उसको रब करते हैं ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो सके, ठीक है. और उसको इतना पानी पिलाते हैं कि जितना वो पी सकता था. इसका मतलब ये है कि उनकी वाटर सप्लाई अब कम होने लगी है. द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज नॉट द ओनली, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें. द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज नॉट द ओनली रिस्पेक्ट इन विच इंसाला डिफर्स फ्रॉम एल्गोलिया. द लेटर टाउन with its city swimming pools and its luxuriant trees and plants has triumphed over the barrenness of the desert. Insala is fighting a desperate battle for survival and perhaps losing the contest. The sand is constantly encroaching on the town. अच्छा इस पैराग्राफ के अंदर एल्गोलिया और इंसाला इन दोनों का कंपैरिजन ड्रॉ किया है उसने, क्रिस्टोफर राइटर ने, सॉरी, उसने ये कंपेयर किया कि एल्गोलिया के अंदर बहुत पानी है, स्विमिंग पूल्स है, एक नखलिस्तान है, ठीक है, ज़बरदस्त एरिया रहने के लिए. लेकिन इंसाला जो है वो एक डेडली सा एक प्लेस लगता है कि मतलब कंस्ट्रक्टेड चीज़ें भी वहाँ पर नहीं है, मतलब घरों की कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है. इसी तरह से मड्डी सा एरिया है, पानी भी नहीं है और अजीब सी वहाँ की मिट्टी है, ठीक है, रेत है और एक पानी का भी एक अजीब सा जायका है, ठीक है. तो वो एल्गोलिया के साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर कर रहा है. अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ क्लास देखें. Parts of the town are being swallowed by the desert. It is frightening thing to see. Man has tried to by every means to hold it back, but in spite of his efforts, the desert keeps tightening its stranglehold. Palm trees that once lifted their branches high above the dunes and now like bushes, and some of them are completely covered. I bent down and picked dates off some of them. Many people have had to leave their homes. Storm fences too little, if any good. अच्छा इंसाला की वो बात कर रहे हैं कि इट्स अ डेडली टाउन, एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता, ठीक है, जहाँ का पानी भी बद जायका है, जहाँ की सैंड भी जो अजीब सी क्रोचिंग किस्म की सैंड है, ठीक है, स्टिकिंग सैंड है. उसके अलावा जितनी भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लोगों ने की हुई थी वो भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक खंडरात बन चुका है. मतलब इंसाला को राइटर ने एक खंडर कहा है कि ये खंडर है, ठीक है, वहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता और वहाँ के जितने भी बासी रहने वाले लोग थे, इनहैबिटेंट्स थे, वो वहाँ से हिजरत करके किसी और दूसरे पार्ट में चले गए. क्लास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग डेजर्ट में रहने वाले होते हैं, ठीक है, जब बारिश नहीं होती एक एरिया के अंदर और फर्टिलिटी नहीं होती तो वो वहाँ से हिजरत करके ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पर उनको वाटर सोर्सेज मिले अपनी ज़िंदगी के लिए. आजकल के ज़माने में भी ऐसा होता है. इन थर्ड पाकर इन चोलिस्तान पीपल व्हेन दे डू नॉट हैव इनफ रेन्स तो वो सिटीज़ की तरफ आ जाते हैं क्योंकि दे आर अनएबल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. तो यही इंसाला की भी बात है कि वहाँ पर लोग वहाँ से हिजरत करके दूसरी जगहों पर चले गए. क्लास नेक्स्ट पैराग्राफ देखें. अ ट्रक वॉज लीविंग शॉर्टली, अ बिग डर्टी क्लमजी लुकिंग ऑयल ट्रक. This time, the driver and the greaser seemed reluctant to take him, although they finally agreed they did their best to go without him. It turned out that they believed him to be a Frenchman and they disliked the French. When they found that he was American, they became friendly at once. अच्छा अब एक ट्रक बड़ा भद्दा सा गंदा सा ऑयल ट्रक जो है वो वहाँ से गुजर रहा था. उसने आगे जाना था, मतलब इंसाला से आगे जाना था. तो होता क्या, जो ड्राइवर और जो ग्रीजर है उसके साथ, ठीक है, वो दोनों नहीं चाह रहे होते कि वो रॉबर्ट क्रिस्टोफर को अपने साथ लेके जाएं. क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि ये एक फ्रेंच है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लोग नफरत करते थे फ्रेंच से, लेकिन जब बाद में उनको पता चलता है कि ये फ्रेंच नहीं है, ये एक अमेरिकन है, तो वो उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं फिर बाद में. अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ देखें. इट वॉज अनबेरेबली स्टिफलिंग इन द ड्राइवर्स केबिन. क्रिस्टोफर वॉज कम्प्लीटली ओवरकम एट वन पॉइंट एंड व्हेन अ मिडी stop was made at a little mud building outpost, he staggered inside. To the astonishment of the French officer quartered there and lay down on the floor to be ill. Fortunately, he had recovered by the evening and was able to continue the truck journey. अच्छा अब जब वो अपनी जर्नी कर रहे होते थे रास्ते में क्रिस्टोफर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है. जो ट्रक ड्राइवर जो ग्रीजर होता है उसकी हेल्प करता है, शाम तक वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है. Tamarissant.
अब हमारी लास्ट जो थी वो इंसाला थी, इंसाला से टैमरिसेंट जा रहे हैं, ठीक है। अब वो टैमरिसेंट पहुंच गए हैं, ठीक है। Tamaracent was reached at last, and here Christopher made one of his most valuable contacts. This was Professor Claude Benglole, a remarkable Frenchman who has devoted himself to helping the Taraf people. He succeeded in convincing them that education would be useful to them. Then most wisely he adopted himself to their habits and customs so that he could help them to get the most from their own natural way of life rather than persuade them to adopt Western habits unsuited to their land and traditions. Last Tamaracent is the town जहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं. अब यहाँ what is most important is प्रोफेसर क्लॉड बेंगलोले, ठीक है. प्रोफेसर क्लॉड बेंगलोले जो है वो एक ऐसा करेक्टर है, ही इज़ अ काइंड ऑफ एजुकेटर जो एजुकेट करना चाहता है तुराग लोगों को. तुराग जो है वो कबायली लोग, मतलब आप सहारा के कबायली लोगों को हम तुराग कहते हैं, ठीक है. तुराग के लोगों को एजुकेट करना चाहता है. ये एक फ्रेंच है लेकिन इसने अपने आप को बिल्कुल ऐसा ढाल लिया जिस तरह एक कबायली आदमी होता है, और ये चाहता है कि जितने भी कबायली लोग हैं उनके बच्चों को एजुकेट किया जाए ताकि वो बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हासिल कर सके ज़िंदगी के अंदर. अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ क्लास देखें. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है, मैं आपको रेफर कर दूँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता होता है, तो आप लोग ज़रा इसकी तरफ गौर करें. बेंगलोले एक्टेड as Christopher's guide, host and friend while he was in Tamaracent. With his assistance, Christopher was able to spend a week in the encampment of the Taraf Amankol, an experience which he found fascinating. The Taraks thought their life is primitive, are a people of great dignity, extreme honesty, high intelligence, and with quite an ancient history. In preparation of this visit, Christopher learned to ride a camel, a task which he found more difficult than it looks. During his first lesson, he was thrown over the animal's head 3 times and once over its rear. It was on this formidable type of transport that he was to continue his Sahara journey. There were no more trucks. अच्छा, प्रोफेसर क्लॉड बेंगलोले का क्रिस्टोफर से टैमरिसेंट में मिलना, ये इसके लिए एक बहुत ही खुशबख्ती और खुशकिस्मती का बाइस बनता है. वो उसको बताता है कि तुराग लोग रहते कैसे हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैमल के ऊपर सफ़र कैसे करना है, यानी कि जो ऊँट है उसकी सवारी कैसे करनी है. क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे जितना भी उन्होंने सफ़र करना था वो कैमल्स के ऊपर करना था, ऊँटों के ऊपर करना था. तो यहाँ पर वो ये सीखता है टैमरिसेंट के अंदर कि किस तरह से हमने जो है सफ़र करना है ऊँट के ऊपर. क्लास नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. Benglole arranged for one of his most educated people, a young Turag noble named Bubakar, to act as guide for the first few days of the 1280 kilometers journey from Tamaracent to Timbuktu. अब जो Tamaracent से टिम्बकटू की जर्नी है वो 1280 किलोमीटर है. तो अब जो बेंगलोले है वो अपने एक बहुत ही अच्छे शागिर्द को उसके साथ करता है कि वो इसको जर्नी में हेल्प करे, गाइड करे. The start was made at dawn. Bubakar and Christopher, each on a camel, with a third carrying Christopher's supplies. It would probably be 2 or 3 weeks before the next village was reached. So it was essential for him to take enough food and drink to last that time. Out in the burning desert, there are no villages of turn to it. Food runs short. अच्छा, क्लास ये होता है कि जब वो 1280 किलोमीटर जो उन्होंने सफ़र करना है ऊँट के ऊपर, तो वो अच्छे खासे जो हैं वो पानी की सप्लाई अपने साथ लेके जा रहे हैं. लेकिन साथ ही साथ राइटर इस तरफ रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि अगर रास्ते में उनका पानी ख़त्म हो जाता है दूसरे गांव तक पहुँचते तो क्या होगा. दे आर गोइंग टू डाई. जिस तरह से वो इंग्लिश मैन मरे थे इस तरह से ये लोग भी मर जाएंगे. ठीक है. So class next paragraph. The most difficult and dangerous stage of the journey now had to be endured. It began when Christopher was handed over by the leader of a big caravan to a small group of Taraf. A slave and Christopher began by setting out to find a well which was on their route in order to replenish their water bags. They reached it at last and it was bone dry. अच्छा, अब जो क्रिस्टोफर का जो सफ़र है ऊँट के ऊपर वो एक गुलाम के साथ वो आगे स्टार्ट करता है और वो एक वाटर रिजर्वायर की तरफ जा रहे होते हैं, कुएँ की तरफ जा रहे होते हैं, और उन लोगों का ये ख्याल होता है कि उस कुएँ से जो है वो पानी भर लिया जाए ताकि आगे जो है वो सफ़र में उनको काम आए. लेकिन ऐसा होता नहीं. जब वो कुएँ के पास पहुँचते हैं तो ये होता है कि वो कुआँ जो है वो बिल्कुल सूखा हुआ होता है.
ठीक है, इट वॉज बोन ड्राई, बिल्कुल सूखा हुआ होता है। अब क्या होता है, there was only one tin of food left in Christopher's bag, and the four of them shared the beans it contained. His guides carried no food at all and very little water. By the time darkness came, Christopher's water supply was down to 1 liter. At this point, 20 large vultures were discovered, and these stood watching the travelers with interest, making up their minds whether they wanted white or dark meat for the meal they were sure they would soon be eating. अच्छा क्लास, ये जो चीज़ अब आ रही है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि उनके पास एक तो फूड का भी सप्लाई कम रह जाती है, उसके पास सिर्फ एक टिन होता है बीन्स का क्रिस्टोफर के पास, और पानी भी कम होता है। ठीक है, तो वो एक जो टिन होता है उसके अंदर जो बीन्स होते हैं वो 4 लोग शेयर करते हैं। ठीक है, और पानी भी बहुत कम है। अब जो वल्चर्स हैं, वल्चर्स कहते हैं गिद्ध को, जो गिद्ध हैं वो वहाँ पर मंडला रहे होते हैं। ठीक है, अब आप इसको इमेजिन करें कि गिद्ध वहाँ पर मंडला रहे हैं, और वो गिद्ध क्या कर रहे हैं वहाँ पर, वो क्यों मंडला रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो लोग अभी इधर उधर फिर रहे हैं ये मरेंगे और ये हमारा जो है वो निशाना बनेंगे, हम इनको खाएंगे। ठीक है, अब वो ये सोच रहे होते हैं कि वो काला गोश्त खाना चाहेंगे या वो सफ़ेद चमड़ी खाना चाहेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा वो एक सीन क्रिएट कर रहा है, बड़ा डेडली सा सीन क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, The vultures were to be disappointed. The 4 men went to sleep early as is custom when travelers are hungry or thirsty, and next morning were still alive. अब ये हुआ कि जो वल्चर्स थे उनको डिसअपॉइंट होना पड़ा, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं मरा, चारों आदमी जो है वो जल्दी सो गए। ये एक डेजर्ट का एक कस्टम होता है, एक रिवाज है कि जब आपका फूड या ये चीज़ें कम हो तो आप लोग जल्दी सो जाएं, ताकि आप लोग जो है जिंदा रह सकें। अगले दिन वो उठते हैं और वो सब अलाइव होते हैं, सब जिंदा होते हैं। They had just enough water left to make 1 cup of tea each, and then set off for the next water hole about 5 hours distance. अब उनके पास सिर्फ इतना ही पानी होता है कि वो चाय बना सकें। अब वो चाय बनाते हैं और वो चारों जो हैं वो एक एक चाय का कप पीते हैं, और उसके बाद वो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। और उनका 5 घंटे की मसाफत करनी है और उनके पास बिल्कुल पानी नहीं है। They don't have, they are running short of the water supply. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें क्लास। When they reached it just before the hottest part of the day, they found that this too, like the previous hole, was completely dry. The next water hole was 2 days away, and the travelers now had neither food nor water. ऐसा क्लास बड़ा ही एक क्रिटिकल जंक्चर आ चुका हुआ है इस नैरेटिव ऐसे के अंदर। वो क्या है कि जब वो उस पानी के रिजर्वायर के पास पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि ये भी सूखा हुआ है, इसमें भी कोई पानी नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ से आगे जो विलेज था वो 2 दिन की मुसाफत पे था, और अब उनको मौत बिल्कुल अपने सामने नजर आ रही थी, क्योंकि उनके पास पानी बिल्कुल नहीं था। द फ्यूचर लुक्ड ग्रिम, मौत उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। देयर वाज जस्ट 1 चांस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन इंसान जो है, इंसान के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सर्वाइव करने की कोशिश करता है। तो एक सर्वाइवल का चांस जो है वो उनके सामने था। 1 of the 6 camels should be killed. 6 उनके पास ऊंट थे, उनमें से एक को मार दिया जाता, और इस तरह से ये लोग बच सकते थे। The decision was made, Christopher being asked to pay his share of the cost, to which he willingly agreed. Strangely enough, as soon as the camel was picked for the slaughter, it seemed to know what was to happen and started screaming at the top of its voice. और अब क्या होने लगा कि क्रिस्टोफर और बाकी लोगों ने भी सजेस्ट किया कि एक ऊंट को जो है वो यूज़ किया जाए एज फूड, और उसके अंदर जो गट होता है, जो ऊँट का जो गट होता है उसके अंदर पानी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ऊँट उसको रिटेन करता है। तो अब ये होता है कि ऊँट को जो है मार गिराया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, When the victim was killed, the liquid in its stomach was caught in a water bag by the slave. It would be hard to think of a less appetizing drink than the greenish fluid. अच्छा, आपको पता है क्लास, अल्लाह ताला ने ऊँट के अंदर एक ऐसा गट रखा है। गट मतलब उसका स्टमक इस तरह का होता है कि वहाँ पर वो पानी को बहुत ज़्यादा हद तक उसको स्टोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक गांव आता है, उसके बाद फिर 2-2, 3-3 दिन की मुसाफत होती है, पानी नहीं मिलता, तो वो उस गट के अंदर अपने पानी को रिजर्व करके रखता है। ठीक है, लेकिन उस गट से इंसान पानी नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि वो ग्रीनिश किस्म का एक अजीब से किस्म का नॉन एपिटाइजिंग ड्रिंक होती है। लेकिन जब आपको सर्वाइव करना होता है तो आपको हर चीज़ से गुजरना होता है। ठीक है, तो अब इन लोगों को वही जो गट में जो एक
ग्रीन किस्म का पानी जो है जमा था, अभी इनको वही पीना पड़ेगा। इवन द टुराक्स मेड फेसेस एज दे ड्रैंक इट। तुराक के लोग जो कबायली लोग थे, इवन उन लोगों ने भी जब उस पानी को पिया तो वो मुंह बनाने लगे। तो क्रिस्टोफर के क्या हालात हुए होंगे आप सोच लें। Christopher could not tackle it, parched though he was until he had boiled it, and even then he had to hold his nose while he drank. तो उसने ये किया कि उसने इस पानी को बॉयल किया और उसके बाद ऐसे नाक बंद करके उसने उस पानी को पी लिया। अच्छा, somehow he got it down together with the camel's flesh. The unappetizing liquid kept them going for another 2 days. उसके बाद जो गोश्त था, जो ऊँट का गोश्त था और ये जो नॉन एपेटाइजिंग किस्म का जो पानी था, उसको पी पी के वो लोग जो हैं उन्होंने अपना सफ़र जो है आगे जारी रखा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्लास देखें। द रीजन थ्रू विच दे वर पासिंग वाज नोन एज द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, जिस एरिया से वो अब चल रहे थे टैमारिसेंट से आगे, इसको कहते हैं द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। ऐसी जगह जहाँ पर प्यास और भूख हो, मतलब एक डेडली जगह जहाँ पर मौत आपका इंतजार कर रही हो, वो उस जगह से गुजर रहे थे। ठीक है। It was an area notorious for sandstorms as well as for the dried up water holes. Christopher soon experienced one of them. Shortly after the midday stop on the following day, the camels all instinctively turned off their course to the right, making for the nearest depression in the waste of the sand. The reason presently became clear to Christopher as he gazed at the horizon. जब वो लोग, मतलब ये 4 लोग जो कैमल्स के साथ वहाँ से गुजरे थे, जब क्रिस्टोफर उस वादी मौत में पहुंचा, उसको वादी मौत कहना चाहिए क्योंकि ना वहाँ पर पानी और ना वहाँ पर खाने के लिए कुछ है, जब वो वहाँ पर पहुंचा तो उसको लगा कि वाकई इसको क्यों वादी मौत कहा जाता है। It was incredible. The dunes seemed to be on fire. The peaks were melting away and the whole horizon was changing shape. Then as it started to get dark, I heard a sound like wind blowing through the leaves of a tree. अब क्या होता है, जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उसको फील हुआ कि गर्मी बहुत शदीद है यहाँ पर। इन द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, थर्स्ट एंड हंगर, वहाँ पर क्या है, गर्मी बहुत शदीद है। तो जैसे ही रात होने लगी तो अब उनको फील होने लगा कि हवाएं चल रही हैं। क्लास, जब हवा चलती है, ठीक है, सहरा में, तो वो आपको हिला के रख देती है क्योंकि जो सैंड ही सैंड होती है, ठीक है, वो टीले बन जाते हैं, इंसान जो है वो टीलों के नीचे दब जाते हैं, आपकी जो आंखें हैं वो इचिंग करने लगती हैं। सो सहरा के अंदर जो है वो तूफान आने का मतलब ये है कि आप लोग यू कैन बी डेड एज वेल। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। His companions made signs from him to hide himself behind his camel and cover his head. He did so, but the force of the storm when it struck was too great to be avoided. Even with the camel's body as a shield, it could feel the impact of the wall of sand that started screaming along the earth. The wind found even the smallest opening in my clothes, and the sand fell like little. सब वो हवा चली तो उससे क्या हुआ कि क्रिस्टोफर बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ। उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर करके रखा हुआ था, लेकिन किसी छोटे से पार्ट से जो है ना, वो सैंड जो है उसको ऐसे फील हो रही थी कि जैसे उसको कोई सुइयां चबो रहा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। देयर वाज नथिंग ही कुड डू बट क्राउच डाउन वेटिंग फॉर द सैंडस्टॉर्म टू फिनिश। While the sand steadily piled up on the top of him, he found himself recalling a true story that just such a sandstorm many years earlier completely buried a huge caravan of 1200 camels without leaving a trace of them. अब उसको याद आ रहा है, उसने एक कहानी सुनी थी कि जो सैंड स्टॉर्म होता है, ठीक है, वो इस कदर पावरफुल होता है कि 1200 ऊँटों का एक कारवान था, वो पूरा का पूरा जो है वो उस सैंड स्टॉर्म के अंदर दब गया और वो लोग मर गए। इतना पावरफुल है ये सैंड स्टॉर्म। बस नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The present storm fortunately was less drastic and lasted only half an hour, but they all had 75 millimeters of sand completely covering them, and it did not need much imagination to understand how a party could easily be buried and suffocated. अब राइटर ये कह रहा है कि बहुत खुशकिस्मती की बात यह थी कि वो जो सैंड स्टॉर्म था वो काफ़ी कम मुद्दत के लिए था और वो लोग उससे बच गए, ठीक है, लेकिन वो ये चीज़ को इमेजिन कर सकते थे कि सैंड स्टॉर्म जो है वो किस तरह से कम्प्लीटली इंसान को एनिलेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दे कैन मेक हिम डेड। ठीक है, अब देखें जो लास्ट टाउन था टिम्बकटू से पहले जो लास्ट टाउन आता है
उसको कहते हैं किदाल, ठीक है, वो किदाल है, ठीक है। टैमरसेंट के बाद ये लैंड ऑफ थर्स्ट एंड हंगर, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है किदाल, ठीक है। अच्छा, किदाल वॉज द लास्ट टाउन ऑन हिज रूट बिफोर टिम्बकटू। टिम्बकटू से पहले अब जो टाउन आ रहा है वो है किदाल। टिम्बकटू itself, but there were still over 450 kilometers of grim desert to be crossed. This proved to be the loneliest and most arduous stage of the desert travel that affected him physically. His hand had become so cracked that he could hardly use his camera. To add his troubles, he took the camel one day across a huge slab of rock on a slight incline. Then he realized that it was not really injured. It was so shocked and frightened that he could not ride it for some time, but had to follow it on foot. अच्छा, क्लास इस पैराग्राफ के अंदर जो राइटर है, वो क्रिस्टोफर जो है, वो अपनी मिजरीज को और अपनी ट्रबल्स को डिस्कस कर रहा है कि उसको कुछ फिजिकल इंजरीज हो जाती हैं और जिसकी वजह से उसकी दैट एड्स फ्यूल टू द इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। Another little incident served as a reminder. The desert has many ways of destroying its victims. Christopher was helping to gather stones to place in the fire for the kettle or pan to stand on. He picked up one large rock to find a 4-foot snake coiled under it. It uncoiled rapidly and stuck, but he managed to jump back just in time to avoid the deadly fangs. The kite's slave killed it with a stone, indicating by gesture that it was a very poisonous specimen. अच्छा, क्लास जो राइटर है वो इस तरफ को इंडिकेट कर रहा है कि सहरा जो है वो अपने विक्टिम्स को बहुत और तरीकों का यूज़ करते हुए भी मार देता है, और उनमें से एक और चीज़ जो है वो सांप है, जो कि सहरा में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चाय बनाने के लिए वो कुछ रॉक्स को इकट्ठा कर रहा था, तो एक रॉक जब उसने उठा के साइड पे रखी, उसने देखा कि उसके नीचे जो है वो सांप जो था वो कॉइल हुआ हुआ था, और जैसे ही उसने क्रिस्टोफर को देखा वो फन मार के बैठ गया, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, उसने ये किया कि जो गुलाम था उसके साथ, जो स्लेव था, उसने उसको एक पत्थर से मार दिया, और जब वो मार रहा था तो उसने क्रिस्टोफर को बताया कि ये बहुत ज़्यादा जहरीला सांप था। मोस्टली डेजर्ट्स के अंदर वाइपर्स होते हैं, और वाइपर्स जो हैं वो बहुत ही पॉइजनस किस्म के स्नेक्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। A day later he caught his first glimpse of Timbuktu. एक दिन के बाद उसको दूर से टिम्बकटू नजर आया। Timbuktu is the place where he wanted to go ever since he was a child. ठीक है, he had reached his goal at last. His journey had taken him across 3200 kilometers of desert. अब वो दिन आ गया कि जब दूर से उसने टिम्बकटू को पहली बार देखा और उसने इस चीज़ को फील किया कि वो कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, वो सादा से, ठीक है। वो सादा से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने कितना मुसाफत तय की। इट वॉज 3200 लॉन्ग किलोमीटर्स विच ही हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम बोसादा टू टिम्बकटू. This was the end of his main journey, but it was by no means the end of his adventure. The stay in Timbuktu had enabled him to recover some of the weight he had lost in the desert, and he was beginning to feel fit and well. अच्छा क्लास, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो बहुत खुश होता है टिम्बकटू पहुँच के, और टिम्बकटू जो है वो एक टाउन है, बहुत बड़ा टाउन। वहाँ पर हर किस्म की सहूलत जो है वो अवेलेबल होती है। वहाँ पर वो खाता पीता है, वो जो वेट उसने लॉस किया होता है पूरी सफ़र के अंदर, वो उस तमाम अपनी जो डेफिशिएंसीज हैं उन तमाम चीज़ों को पूरा करता है, ठीक है। इससे आगे वाला जो पार्ट है थोड़ा सा चैप्टर में, उसमें यही होता है कि प्रोफेसर क्लॉड बेंगलोले को वो एक टेलीग्राम भेजता है और उसको बताता है कि वो टिम्बकटू से आगे भी जाना चाह रहे हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो वो उसको कहना चाह रहा होता है कि आप जो है वो मुझे ज्वाइन करो, लेकिन थोड़ा सा एक फेटफुल किस्म का इंसिडेंट उसके साथ ये होता है कि वो अपने ट्राइबल पर्सनस के से अलग हो जाता है, ठीक है। जो उसके ट्राइब्समैन होते हैं उनसे अलग हो जाता है, और वो बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करता है वहाँ पर, और उसको मौत अपने बहुत करीब नज़र आती है। लेकिन फिर जो है जो डेजर्ट पेट्रोल है, जो पुलिस होती है डेजर्ट पेट्रोल, वो उसको दे फाइंड हिम आउट और वो बच जाता है, और उसके बाद वो दोबारा वापस टिम्बकटू से जो है अपने कंट्री यूएस में वापस आ जाता है। सो दिस वॉज द होल चैप्टर, द हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा बाय G.F. Lamb. Now class, we really need to think more about the exercise questions. अब हमें exercise questions को देखना है क्योंकि ये बहुत important question है. In the last video as well,
आई मेड यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, क्योंकि यही क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर्स में अल्टीमेटली एग्जाम में आ रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने ये एक्सरसाइज क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन जो हैं वो भी आप लोगों ने तैयार करने हैं। और उसके अलावा इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और एक हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पर भी आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नजर आती है आपने उसको हाईलाइट करना है और आपने उसको एग्जाम के लिए तैयार करना है, क्योंकि एमसीक्यूज आपके पूरे चैप्टर के अंदर से आते हैं। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस रीड करते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर इन एक्सरसाइज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 साल कंसेक्टिवली आ चुका है। गिव एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ द सहारा, हाउ डज इट कंपेयर विद इंग्लैंड। कि सहारा के साइज का सवर पेश करें, मुसन्निफ इसका इंग्लैंड के साथ किस तरह मुवाजना करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आंसर्स जो हैं वो चैप्टर में से भी लोकेट कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, द सहारा स्ट्रेचेस ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका, इट इज मैनी टाइम्स द साइज ऑफ इंग्लैंड। If England is put down in the middle of the Sahara, it would perhaps be lost and it would be a very difficult thing to find it out. अच्छा, अब जो मुसन्निफ है वो क्या कह रहा है कि अगर इंग्लैंड को जो है सहारा के अंदर प्लेस कर दिया जाए तो इवन इंग्लैंड को ढूंढना भी बड़ा काम होगा, क्योंकि सहारा जो है वो एक बहुत वसी और इस इलाके के ऊपर फैला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड क्रिस्टोफर फॉस्टर मदर टू डू विद हिज डिजायर टू सी डिस्टेंट प्लेसेस। कि कैसे उसके अंदर ये ख्वाहिश जागी, उसकी फास्टर मदर रजाई माँ ने कैसे उसके अंदर ये ख्वाहिश जो है उसको उजागर किया कि वो टिम्बकटू जाए। ठीक है, क्या उसके अंदर उसके मोटिव्स क्या थे। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड व्हेनेवर क्रिस्टोफर डिड सम मिसchief, his foster mother used to threaten him to send him to Timbuktu. Timbuktu is an ancient city in the middle of the French Africa. This threat did not alarm Christopher. Instead, it aroused in him a keen desire to see this distant place. जो उसकी फॉस्टर मदर थी वो हमेशा उसको थ्रेटन करती होती थी कि अगर तुमने ये शरारतें जो हैं जारी रखी तो वो तुम्हें टिम्बकटू भेज देंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो उन चीज़ों से नहीं डरा और उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि उसने टिम्बकटू ज़रूर जाना है। ठीक है क्लास, हाउ डिड ही मैनेज टू गेट अ सीट इन द वेपन्स कैरियर। और वो जो वेपन्स वाला जो ट्रक था उसके अंदर उसने कैसे जो है अपनी सीट को यकीनी बनाया, यानी कि कैसे उसने जो है मैनेज किया कि वो उन लोगों के साथ चल पड़े। क्रिस्टोफर स्टार्टेड हिज ट्रांस सहारा जर्नी इन अ डेजर्ट ट्रक। वेरी सून अ वेपन्स कैरियर overtook them. Civilians could not be allowed to travel in it, but Christopher had a permit from the War Ministry. He presented it to the in charge and he allowed him to shift to the weapons carrier. अच्छा, जो वेपन कैरियर का जो ट्रक होता है आर्मी वालों का, वहाँ पर सिविलियंस जो हैं वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि इसने फ्रेंच लेजेंड को एक टाइम पे ज्वाइन किया होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो उन लोगों के साथ जा सकता है क्योंकि उसके पास वो परमिट कार्ड होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ डेजर्ट सिटी नेम गार्दिया। गार्दिया की सबसे बड़ी जो खसूसियत है वो क्या थी। गार्दिया वाज अ टिपिकल डेजर्ट सिटी। इट्स मेन फीचर वाज दैट इट वाज फुल ऑफ नंबरलेस फ्लाइज। These flies were very sticky. The food was covered with flies. They followed the food right into the mouths of the people. गार्दिया के जो सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक था वो फ्लाइज थी, स्टिकी फ्लाइज थी जो चिमट जाती हैं ना मक्खियाँ, वो थी। और जो फूड होता था वो बुरे तरीके से जो है वो उसका शिकार बनता था फ्लाइज का। तो ये उसकी एक खसूसियत थी। लास्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे शेयर किए। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आप अपने चैप्टर के अंदर उनको लोकेट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा लेक्चर था हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा बाय GF Lang। Thank you so much.